सो हेलो 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, कैसे हो यार आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो देखते ही देखते वो समय आ चुका है कि आप लोग अपने इतने दिनों का, इतने महीनों का मेहनत को रंग लाओगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एमएसटीसीडी एग्जाम की। तो शिफ्ट 1 जो है आप लोग का बहुत नज़दीक आ चुका है। मुझे लगता है 1-2 दिन के अंदर आप लोग का पहला सेशन, पहला शिफ्ट का पेपर होने वाला है। आप में से किनका किनका पहले ही शिफ्ट में पेपर है जरूर से कमेंट करके बता देना। पीसीएम ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ। तो आपके लिए आज एक और कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ। 3-4 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं लाया हूँ। तो देख लो एक बार, कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू चीज़ें आपको एग्जाम में देखने मिलेंगे। तो जरूर से चेकआउट कर लेना, बहुत ही ईजी कंसेप्ट है। ध्यान से देखना इस वीडियो के अंदर, और आने वाले समय में आपको और भी ऐसे वीडियोस चाहिए तो कमेंट करना। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि लगातार और भी ऐसे वीडियोस डालूँ। और अगर आप पीसीएम के अलावा पीसीबी भी देने वाले हो तो कमेंट कर देना, क्या पता उसके लिए भी मैं बहुत सारे बायोलॉजी के रिलेटेड वीडियोस आपके लिए प्रोवाइड कर पाऊंगा। तो जरूर से कमेंट करना, और कैसा चल रहा है आपका प्रिपरेशन, अच्छे से कर लियो कि नहीं कर लियो बता देना। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बेसिक तौर पे पीसीएम ग्रुप में मैं आज जो वीडियो लाया हूँ वो 3 क्वेश्चंस है जो कि मैथ्स के ही हैं। तो पहला चैप्टर मैथमेटिकल लॉजिक का एक बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है और इजी भी है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ये क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो चलो, अगर ध्यान दे पा रहे हो ऐसे क्वेश्चंस को तो जरूर से नज़र मारना कि ये क्वेश्चन किस बारे में है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे ध्यान से, यहाँ पे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द पेयर्स ऑफ इक्विवेलेंट सर्किट। 1 2 3 4 5 यानी टोटल 5 सर्किट आपको दिए हुए हैं, स्विचिंग सर्किट दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन दिए हैं आपको। क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, मतलब कोई दो ऐसे हैं जो सेम है। मतलब भले ही इनका स्ट्रक्चर अलग दिख रहा है लेकिन इनका जब हम सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे तो लगभग सेम होगा। तो एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे। पहले ए का लिखेंगे, बी का लिखेंगे, सी का लिखेंगे, डी का लिखेंगे और ई का लिखेंगे। टोटल 5 सर्किट दिए हुए, तो पांचों का हम लोग स्विचिंग सर्किट सबसे पहले सिंबॉलिक फॉर्म के हिसाब से लिखेंगे। तो देखो, पहले तो हम लोग बेसिक तौर पे हम मानते हैं कि S1 है तो P है, S2 है तो Q है, S1 डैश है तो नेगेशन ऑफ P है, और S2 डैश है तो नेगेशन ऑफ Q है, या फिर अगर एक और चीज़ दिया है S3 दिया है तो R मान लेंगे, ऐसा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कोई भी चीज़ जब सीरीज में होती है तो एंड होती है, पैरेलल में होती है तो और होती है। तो S1 और S2 क्या है, एक दूसरे को एंड में है, यानी कि आप बोल सकते हो कि P एंड Q हो गया। ये P एंड Q हो गया। फिर उसके बाद पैरेलल हो रहा है तो इसको ब्रैकेट बना दो और लिख दो। और ये S1 और S3 है, यानी कि आप लोग का S1 होता है P और S3 होता है R। दोनों एक दूसरे को क्या है, लाइन में है, सीक्वेंस में है, यानी एंड हो जाएगा। तो P एंड R हो जाएगा। ये हो गया आप लोग का एक सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द स्विचिंग सर्किट ए। ये हो गया पहले का आंसर। दूसरे का आंसर लिखो, S1 है तो यानी कि P है, ठीक है, उसके पैरेलल में आ रहा है यानी P और हो जाएगा। और S2 और S3 यानी कि Q एंड R, ये एक दूसरे को क्या हो जाएंगे, एंड हो जाएंगे, टोटल R रहेगा। तो ये एक हो गया। तीसरा सर्किट ड्रॉ करो। देखो यहाँ पे P है, उसके बाद सीरीज में जा रहा है मतलब एंड है। उसके बाद S2 और S3 एक दूसरे को पैरेलल है, ठीक है ना। S3 और S3 एक दूसरे को पैरेलल मतलब Q है, पैरेलल मतलब और S3 मतलब R। तो ये हो जाएगा P एंड Q V R। उसके बाद मतलब 3 हो गया। चौथे का देखो, S1 S2 S3 तीनों एक ही लाइन में है तो सिंपली हो जाएगा P एंड Q एंड R, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही लाइन में आ गए। और पांचवे का आंसर आप देख पा रहे हो, तो P और Q जो है वो एंड में आएंगे यानी सीरीज में है, और पूरा एक दूसरे को पैरेलल है, क्या, R, ठीक है ना, इसके साथ पूरा R पैरेलल है। अब ये 5 हमारे पास है, इन पांचों में से कौन एक दूसरे को सेम है यानी कि इक्विवेलेंट है, कौन ऐसा है, उसका आंसर हमें निकालना है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो ये P एंड Q और P एंड R है, ठीक है, ये किसके साथ मैच तो नहीं हो रहा है। अगर आप देखोगे तो ये दोनों लगभग सिमिलर दिख रहे हैं। आप देखो तो P और Q एंड R है, ये P एंड है, तो मतलब ये दोनों एक दूसरे को सिमिलर दिखने में तो ऐसा लग रहा था कि सेम है, लेकिन नहीं है, सेम नहीं है। उसके अलावा ये P एंड Q एंड R, ये P एंड Q V R है, ये P V Q एंड R है, मतलब ये भी इसके साथ भी पैरेलल नहीं है। D और E देखो, P P है, एंड Q है, लेकिन ये एंड है, ये और है, मतलब ये दोनों भी अलग अलग है। उसके बाद पहला देखो, पहला किसके साथ, तीसरे के साथ देखो, तो देखो ये P एंड Q है, ये और P एंड R है, और P एंड Q भी R है। तो अगर आप देखोगे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, देखो P एंड इसमें भी है, P एंड इसमें भी है, तो मैं हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है उसके थ्रू कॉमन निकालता हूँ, हमारा एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो P एंड लिख दिया, ये Q और R, तो Q और R हो गया। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ बच्चा, लिख सकता हूँ। और तीसरे का तो ऑप्शन ही यही है, P एंड Q V R। तो अगर आप देख पा रहे हो ये ऑप्शन एकदम क्या है, मैच हो रहे हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर A और ऑप्शन नंबर C एक दूसरे को मैच कर रहे हैं। इसका मतलब मेरा आंसर आएगा A और C, ऑप्शन नंबर D, ठीक है। कौन से दो सर्किट एक दूसरे को इक्विवेलेंट है,
सर्किट नंबर ए और सर्किट नंबर सी, ये वाला और ये वाला एक दूसरे को सिमिलर है, इक्विवेलेंट सर्किट है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में बनेंगे, अलग अलग सर्किट दिया रहेगा और आपको बताना है कि कौन सा है। तो आपको सबका सिंबॉलिक फॉर्म लिख देना है फटाफट और मैच कर लेना है। क्लियर हो गया है हमारा पहला क्वेश्चन, बहुत ईजी था। एक और क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे होंगे, अगेन मैथमेटिकल लॉजिक का ही है। सबसे पहले अगर आप देखोगे कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक फॉर्म दिया हुआ है, स्टेटमेंट पैटर्न P इंप्लाइज Q एंड नेगेशन P और P और नेगेशन Q एंड P। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका ट्रुथ टेबल बनाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है कि सबसे लास्ट कॉलम जो ट्रुथ टेबल का आएगा इसमें से क्या आएगा, तो हमें ट्रुथ टेबल बनाना पड़ेगा। तो कौन कौन सी चीजें हैं, P है, ठीक है, इसके बाद Q है, ठीक है, R है क्या, नहीं है, उसके बाद नेगेशन P है, लिख दिया नेगेशन P, ठीक है, नेगेशन Q है क्या, नेगेशन Q भी है, वो भी लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये वाला ब्रैकेट ले लो, दैट इज Q एंड नेगेशन ऑफ P, ये एक ले लिया, ये कॉलम बन गया। उसके बाद ये पूरा ले लो जो कि है P इंप्लाइज हो रहा है Q एंड नेगेशन ऑफ P के साथ, ठीक है, ये पूरा ले लिया, इसका काम खत्म। अब इसकी बारी है, तो इसमें P और नेगेशन ऑफ Q इसको साथ में ले लिया, ठीक है, और इस पूरे को साथ में ले लेता हूं, दैट इज P और नेगेशन ऑफ Q को एंड करना है P के साथ, इसको साथ में ले लिया। और अब पूरे को साथ में ले लो जो कि है कि P इंप्लाइज Q एंड नेगेशन ऑफ P, ये पूरा ब्रैकेट ये और होगा किसके साथ, दूसरे वाले ब्रैकेट के साथ जो कि ये है, दैट इज P और नेगेशन ऑफ Q एंड P, ठीक है, क्लियर। अब चलो इसके अंदर के वैल्यूज फटाफट से निकालते हैं, ठीक है ना, चलो फटाफट से निकालते हैं। तो P है सबसे पहले, P और Q ही है, तो दैट इज ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ठीक है ना, ट्रू फॉल्स, ठीक है। नेगेशन ऑफ P, तो ट्रू बिकम फॉल्स, ट्रू बिकम फॉल्स, फॉल्स बिकम ट्रू, फॉल्स बिकम ट्रू। नेगेशन ऑफ Q यानी ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, लिख दिया यहां तक। Q एंड नेगेशन ऑफ P यानी Q को लेना है और नेगेशन ऑफ P, इन दोनों को लेना है, एंड करना है। तो आपको पता है एंड में क्या होता है, ट्रू ट्रू रहेगा तो ही ट्रू, तो ये दोनों ट्रू है तो ये ट्रू हो गया, बाकी सब फॉल्स हो जाएंगे, ठीक है, लिख दिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद P इंप्लाइज करना है, मतलब इस वाले कॉलम को P के साथ इंप्लाइज करना है। तो इंप्लीकेशन में क्या होता है, कंडीशनल में क्या होता है, दैट इज ट्रू फॉल्स रहेगा तो ही फॉल्स, मतलब ये ट्रू और ये फॉल्स होना चाहिए। तो ट्रू फॉल्स है तो ये फॉल्स आ गया, ट्रू फॉल्स है तो ये फॉल्स आ गया, फॉल्स ट्रू है तो ट्रू आ गया, फॉल्स ट्रू है तो ट्रू आ गया, ठीक है ना, फॉल्स फॉल्स है तो फॉल्स आ गया। हाँ ये देखो ये कॉलम है, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू है तो ट्रू, फॉल्स फॉल्स है तो ट्रू, ठीक है। अब उसके बाद P और नेगेशन ऑफ Q यानी P लेना है, ठीक है ना, ये P लेना है और करना है नेगेशन ऑफ Q के साथ। और में क्या होता है, दोनों फॉल्स रहेंगे तो ही फॉल्स, तो दोनों फॉल्स है, दोनों फॉल्स है, दोनों फॉल्स है तो ये फॉल्स आ गया, ये दोनों फॉल्स है, दोनों फॉल्स है नहीं है, तो बाकी सब ट्रू, ठीक है ना। ध्यान से करना, एक छोटी गलती आपका पूरा आंसर रॉन्ग कर सकती है, ठीक है ना, ध्यान देना। उसके बाद आपका क्या है, ये वाला जो कॉलम है इसको एंड करना है P के साथ, इस कॉलम को एंड करना है P के साथ। तो एंड मतलब ट्रू 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 रहेगा तो ही ट्रू, तो ट्रू ट्रू है बिल्कुल है ट्रू आ गया, ट्रू ट्रू है बिल्कुल है ट्रू आ गया, ठीक है ना। फिर फॉल्स फॉल्स नहीं आएगा, ट्रू नहीं है मतलब फॉल्स, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब आपका कौन सा, ये P इंप्लीकेशन Q एंड नेगेशन P यानी ये वाला कॉलम, और उसके बाद ये वाला P और नेगेशन ऑफ Q एंड ये वाला कॉलम, इन दोनों के बीच में क्या करना है, और करना है, दिख रहा है ये वाला कॉलम और ये वाले कॉलम के बीच में और करना है, मतलब सबसे पहले ये है और ये है, इन दोनों के बीच में और करना है। और का रूल क्या होता है, फॉल्स फॉल्स रहेगा तो ही फॉल्स, फॉल्स फॉल्स है नहीं है, 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 मतलब बाकी सब ट्रू। तो हमारा आंसर ट्रू 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 ट्रू, चारों लास्ट कॉलम में ही है, चारों वैल्यू क्या है, ट्रू है, मतलब टोटोलॉजी अगर पूछेगा तो पूछा नहीं है, पूछा सिर्फ है लास्ट के कॉलम का आंसर बताओ, तो ट्रू 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 ट्रू, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ट्रू 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 आ गया आंसर। इससे इजी क्या ही हो सकता है बताओ मुझे, आप लोग खुद कमेंट करके बताओ इससे इजी क्या हो सकता है। करेक्ट है, समझ में आया। तो ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछेंगे तो आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हो, बहुत इजी होता है। करेक्ट, चलें आगे बढ़ जाएं। एक आखिरी क्वेश्चन आज के लिए इस वीडियो के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक मैट्रिक्स आपको दिख रहा है 2/2 का, दैट इज A इज इक्वल टू 1 2 -1 4। ए इनवर्स का वैल्यू उन्होंने दे रखा है अल्फा इंटू आई प्लस बीटा इंटू ए, ठीक है। अल्फा बीटा जो है वो रैशनल नंबर है, ठीक है, वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 2, ठीक है, ठीक है। 4 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमें वैल्यू निकालना है, ठीक है। सबसे पहले जो चीज दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग को क्या बोल रहा है उन्होंने कि ए का जो वैल्यू है वो ये है 1 2 -1 4,
और अगर आप देखोगे ध्यान से, ये a दिया हुआ है, तो हम लोग इससे आपका डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाल सकते हैं। क्या होता है डिटर्मिनेंट? 4 1 4, बीच में माइनस -2, मतलब 4 + 2 यानी 6। तो आपका डिटर्मिनेंट ऑफ a 6 आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब मेरा a इनवर्स जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा, मतलब हम a इनवर्स निकाल सकते हैं। और आपको पता ही है कि a इनवर्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट a। अगर इस तरीके से हम एडजॉइंट मेथड से फॉलो करते निकालते हैं तो सबसे पहले मुझे इस चीज का एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ a का वैल्यू पता ही है। तो अगर मैं एडजॉइंट a का वैल्यू निकालता हूं तो मेरा फॉर्मूला क्या है? तो वैसे मैं पहले माइनर निकालूंगा, कोफैक्टर निकालूंगा, तो लंबा प्रोसेस है। रियल में वही प्रोसेस है लेकिन लंबा प्रोसेस है। तो एक शॉर्टकट मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद आ रहा होगा, कभी भी 2x2 मैट्रिक्स दिखेगा आपको और आपको एडजॉइंट लिखना है तो क्या कर देने का? सिंपली a b c d लिखने का और b और c को माइनस दे देने का। ठीक है, समझ में आ रहा है? b और c को क्या करने का? माइनस दे देने का। तो यहां पे आपको पता ही है क्या होगा, ये मेरा a होता है, a b c d होता है ना। तो a कहां लिखोगे? यहां लिखोगे। तो a के लिए 1 यहां लिख दिया, फिर b उसके ऊपर लिखोगे तो b तो यही है, तो 2 का 2 ही रहेगा वो। ठीक है, उसके बाद c कौन है? -1, तो c भी अपने प्लेस पे ही रहेगा। देखो क्या है? -1 लिख दिया। और d जो है, ये d है ना, d a b c d, तो d जो है वो कौन सी प्लेस पे आएगा? यहां आएगा, मतलब 4 यहां आएगा। और फिर इन दोनों को b और c को माइनस करना है, तो ये माइनस हो गया, ये पहले से माइनस है, मतलब ये प्लस हो गया। तो इस तरीके से आपने एडजॉइंट निकाल दिया, दैट इज 4 -2 1 और 1। ये +1 लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझाने के लिए था। तो आप सिंपली अब क्या लिख सकते हो? यहाँ पे आपका a इनवर्स का वैल्यू लिख सकते हो। तो a इनवर्स का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाल रखा है जो कि है 6, तो 1/6 मल्टीप्लाई बाय 4 -2 1 और 1। दिस इज योर a इनवर्स का वैल्यू। कितना आराम से निकाल दिया a इनवर्स। 2x2 मैट्रिक्स का बहुत इजी होता है, इस तरीके से निकाल सकते हो। हमें a इनवर्स क्यों चाहिए था? क्योंकि हम हमारे फॉर्मूले में डाल सके। तो a इनवर्स के लिए हमारे पास वैल्यू दे रखा है उन्होंने अल्फा इंटू आई। ठीक है, तो a इनवर्स इज इक्वल टू अल्फा इंटू आई प्लस बीटा इंटू ए। ये हमारा वैल्यू उन्होंने क्वेश्चन में ही दे रखा है। तो a इनवर्स का वैल्यू क्या है? 1/6 मल्टीप्लाई बाय 4 -2 1 और 1। तो अंदर मल्टीप्लाई कर लो ना, 4 मल्टीप्लाई बाय 1/6 क्या हो जाएगा? a इनवर्स का वैल्यू लिख रहा हूं मैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ये देखो इसको ऐसे लिख सकता हूं ना मैं, ये 4/6 हो जाएगा। ठीक है, ये -2/3 हो जाएगा, सॉरी 2/6 हो जाएगा, माफ करना, 2/6 हो जाएगा। और ये तो 1/6 ही रहेगा, ये भी 1/6 ही रहेगा। अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये 1/6 अंदर मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू पूरा लिख देता हूँ, सेम टू सेम। क्या हो जाएगा? a इनवर्स के जगह पे ये पूरा लिखूंगा और इसको भी सॉल्व कर लो ना। 4/6 मतलब 2/3, तो 2/3 लिख सकता हूँ। ये 1/6 वैसे का वैसे लिख सकता हूँ। ये -2/3 मतलब -1/3 लिख सकता हूँ। और ये 1/6 वैसे का वैसे लिख दिया, अंदर ही अंदर सॉल्व करता गया। अल्फा इंटू आई, तो अल्फा वैसे ही रहेगा। आई क्या होता है? 1 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 के लिए, प्लस बीटा इंटू ए का वैल्यू क्या है क्वेश्चन में? 1 2 -1 और 4। अंदर प्लस कर दो और मल्टीप्लाई कर दो, ये सेम टू सेम रहेगा फिलहाल में, दैट इज 2/3 -1/3 1/6 और 1/6। ठीक है, ये वैसे ही रहेगा, इज इक्वल टू, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अल्फा इंटू 1 अल्फा, अल्फा इंटू 0 इज 0, अल्फा इंटू 0 इज 0, अल्फा इंटू 1 इंटू अल्फा। ये हो गया, बीच में है प्लस, लिख दिया प्लस, बीटा इंटू 1 दैट इज बीटा, प्लस 2 इंटू बीटा इज 2 बीटा, माइनस बीटा और 4 बीटा। ठीक है, अब दोनों को प्लस कर लो तो हमारे पास वैल्यू क्या मिलेगा? 2/3 -1/3 1/6 और 1/6 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, बराबर समझ रहे कि नहीं? अल्फा प्लस बीटा, 0 + 2 बीटा इज 2 बीटा, 0 माइनस बीटा इज माइनस बीटा, अल्फा प्लस 4 बीटा। समझा ये चीज? ये हो गया हमारा मैट्रिक्स। अब लिख सकते हैं बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसेस, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसेस, ये जो अल्फा प्लस बीटा इसके सामने कौन है? 2/3, तो मैं लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा जो है वो क्या है? 2/3 है। हमें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मिल गया 2/3, लेकिन हमें निकालना क्या है? हमें अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय 4 निकालना है। तो देयरफॉर लिखो 4 मल्टीप्लाई बाय अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है 2/3, यानी हो जाएगा 4 2 8/3। दिस इज योर आंसर, 8/3 इज द आंसर। ऑप्शन में देखो 8/3 पहला ही ऑप्शन है, 8/3 इज द आंसर। समझ में आया? तो इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ये इतना ईजी है कि आप सोच ही नहीं सकते कि यार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे तो आप कितना आसानी से सॉल्व करके दिखा सकते हो। ठीक है, तो चलो फिलहाल आज के लिए इतना ही। ठीक है, इस साल फुल फ्लेज तरीके से हम सीईटी नहीं पढ़ा पाए, उसके लिए बहुत बहुत माफी मांगना चाहूंगा। कुछ पर्सनल रीजन थे, बोर्ड एग्जाम खत्म हुआ, 10वीं का बोर्ड एग्जाम खत्म हुआ, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था, लेकिन कुछ फैमिली रीजंस की वजह से मैं थोड़ा सा इन्वॉल्व नहीं हो पाया। लेकिन ये मेरा वादा है
कि आने वाला अभी भी बहुत सारे शिफ्ट बाकी है और दूसरा अटेम्प्ट, दूसरा सेशन तो होगा आपका मई के अंदर, उसके लिए भी हम यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ ना कुछ मेरे एंड से प्रोवाइड करूंगा। और ये मेरा वादा है कि आने वाले कुछ समय में हम इतना इंप्रूवमेंट करेंगे, खासकर सीटी में 12वीं तक तो कोई टेंशन ही नहीं। आपको पता है कि हम पूरे महाराष्ट्र लेवल पे कितने टॉप तरीके से हम पीसीएमबी चारों सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, इंक्लूडिंग कॉमर्स भी पढ़ाते हैं जेआर कॉलेज इस यूट्यूब चैनल के अंदर। बस ये चाहता हूं कि आप लोग अपने छोटे भाई बहन को हमारे इस चैनल को रिकमेंड जरूर करना, बोलना कि बेस्ट कंसेप्ट आज भी पूरा सिलेबस पढ़ा के बेस्ट क्वालिटी के साथ 100% चीजें पढ़ाया हुआ है, अवेलेबल है। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अपने छोटे भाई बहन को हमारे इस जेआर कॉलेज यूट्यूब चैनल के बारे में बताइए, ताकि सब बच्चे यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सके। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए इतना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना सभी दोस्तों के साथ। पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है दोस्तों। चलो जल्दी मुलाकात होगी किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।